नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है। मैं राहुल गुलाटी विजयलक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से एक बारी फिर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अंजना गर्ग जी, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ MDU रोहतक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और कहीं सोशल सर्विसेज में एक्टिव रहे हैं। कहीं लड़कियों को दिशा दिखाई है मैडम ने, और कहीं जिंदगियों को डूबते हुए बचाया है मैम ने। आपको बता देना चाहता हूँ कि 150 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैम ने भाग लिया हुआ है, और कई सालों से ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो से मैडम जुड़ी हुई है। और एक बारी आप सभी का और मैम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरे विजयलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से जी। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप बताइए कि आप किस तरह के, जब आपकी जर्नी शुरू हुई, जो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के MDU रोहतक यूनिवर्सिटी में, तो कहाँ से आपने शुरुआत की? क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेंगे? सबसे पहले तो मैं विजयलक्ष्मी फाउंडेशन का और राहुल जी को और सभी सदस्यों का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। ऐसा कोई खास नहीं है जितना राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन हाँ, एक प्रयास लगातार जारी है। और जो इनका पहला ही ये प्रश्न है कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी तो क्या मैंने सोचा था। एक्चुअली ना, मैं कुछ भी ऐसा जीवन में सोच के नहीं चली। एक ही उद्देश्य रखा है जीवन में कि लगातार कार्य करते चले जाओ, और जो भी आपको कार्य मिल रहा है उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी से और समयबद्धता के तरीके से करिए। उसको प्लान करिए, एक चार्ट बनाइए और उसके बाद शुरू हो जाइए। और बस फिर मैंने ये देखा है कि अपने आप ही बहुत कुछ रास्ते में आता है और आप करते चले जाते जी, बहुत खूब मैम। और मैम, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को पता लगा कि आप बठिंडा शहर से हैं, आपका जन्म वहाँ हुआ है। तो जैसे मान्यता है कि नॉर्थ इंडिया में जो हरियाणा पंजाब के जो क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे महिलाओं को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाती है, नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे आपका जन्म वहाँ हुआ, तो आपसे मैम हम ये जानना चाहेंगे, कभी आपको ऐसा लगा मैम कि एक छोटे से शहर से आप निकल के आगे जा रहे हैं, क्या आपको वो मौका मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कभी मन में आपके ऐसा डर पैदा हुआ मैम? एक्चुअली राहुल जी, वो मन में डर पैदा इसलिए नहीं हुआ कि थोड़े खुले विचारों के परिवार में जन्म हुआ। और दूसरा, थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि एज कम्पेयर टू अपना थोड़ा सा हरियाणा पिछड़ा हुआ है पंजाब के कंपैरिजन में। पंजाब में जो डेटास भी रहे हैं पहले, वो ज़्यादा एजुकेशन थी। ब्रिटिश काल में ही वहाँ एजुकेशन का काफ़ी प्रसार हो गया था, और बठिंडा से तो लाहौर बहुत नज़दीक था। तो जो मेरी बुआएं भी थी दोनों, उन्होंने भी लाहौर जाके पेपर दिए थे। और इवन मेरे घर में ये रहा कि जो मेरी ताई जी आई, वो बहुत कम पढ़ी हुई थी, तो उसको भी मेरी दादी जी ने बुआ जी के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी घर में ट्यूटर आता था, वो दोनों बुआ जी को पढ़ाता था, तो ताई जी भी उनके साथ पढ़ती थी। बाद में जाके एग्जाम वो लाहौर दे के आते थे। तो इसलिए मुझे वो डर तो नहीं था कि कहीं एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी। हाँ, ये मुझे कुछ संस्मरण ऐसे जरूर है कि मेरे साथ ही कुछ एक दो लड़कियां ऐसी रही, वो 2-3 थी, जो 10th के बाद जिनके माँ बाप ने कहा कि 10 आगे नहीं पढ़ाना। BE के बाद तो ऐसा हुआ, BE तक तो मैं गर्ल्स कॉलेज थी, मतलब को एजुकेशन नहीं था उसमें थी। तो बहुत सारी जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड थे, उन लड़कियों को भी घर में बिठा लिया गया और आगे को एजुकेशन कॉलेज में नहीं भेजा। गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारा था, वहाँ को एजुकेशन थी। और उसके बाद मैं वहाँ गई, और फिर मतलब मुझे कभी पेरेंट्स ने नहीं रोका। उसके बाद फिर MPhil के लिए चंडीगढ़ गई, और चंडीगढ़ में कुछ प्रॉब्लम रही वहाँ पर। कुछ स्टेट की वो जो बीच में टेररिज्म का थोड़ा टाइम रहा था, तो हमारे हॉस्टल और थोड़ी यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही थी। तो फादर को लगा कि लड़की को शिफ्ट कर देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी तब जर्नी में दिक्कत आती। तो मैं दिसंबर में 82 में यहाँ MD यूनिवर्सिटी में आई। तो सोचा ये था कि 3-4 महीने में फिर पूरी करके चली जाऊंगी। और आई एम लकी कि मुझे हरद्वारी लाल जी का वाइस चांसलर होते थे, और उन्होंने बस मेरी मेरिट वगैरह देखी और एक स्पेशल सीट क्रिएट करके मुझे उन्होंने एडमिशन दिया। तो इस तरह से मेरी MPhil यहाँ पे शुरू हुई। मेरे गाइड DS चौधरी मुझे बहुत अच्छे मिले। फिर ऐसा रहा कि PhD भी यहीं से की, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, गाइड बहुत अच्छे थे, सेफ थे एज कम्पेयर टू दिल्ली। पर मैं रहती रिसर्च करने के लिए JNU या IIT या
सप्रू हाउस, जितनी भी दिल्ली की लाइब्रेरीज, वहीं पर रह के काम करती थी और बीच बीच में गाइड को आके मिलके जाती थी। लेकिन हॉस्टल में कमरा यहाँ था और यहाँ भी जितना मौका मिला हॉस्टल में बहुत काम किया। हॉस्टल जंगल में था, चारों तरफ चारदीवारी नहीं थी, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती थी। रात को कई बार लड़के आके हमारा खिड़कियों से सामान भी उठा लेते थे, तो उसके लिए काफी फाइट किया और फिर चारदीवारी पर और इस जी। तरह से धीरे धीरे बढ़ता रहा कारवा और काम होते चले। बहुत खूब, बहुत ही प्रेरणादायक है मैम। मैं एक चीज और पढ़ रहा था मैम कि कोई भी क्षेत्र हो, जैसे पॉलिटिक्स का हो, खेल कूद का हो, पढ़ाई का हो, आपने हर क्षेत्र में एक महारत हासिल की है और अपने परिवार वालों के लिए और समाज के लिए एक गर्व महसूस कराया है उन्हें। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका प्रेरणा स्रोत क्या था, आपके आइडल कौन थे, या फिर आप किसको फॉलो करते थे अपने चाइल्डहुड टाइम में जब आप यंग हुआ करते थे? एक्चुअली राहुल जी, घर का वातावरण ऐसा था, परिवार ने फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, तो अच्छा। दिन रात हमारे घर में इस तरह का वातावरण रहता था, देशभक्ति वाला, उस तरह के किस्से कहानियां सुने जाते थे। और भगत सिंह की मैं बचपन में बहुत फैन थी। हमारे यहाँ एक रामलीला होती थी, उसमें भगत सिंह का नाटक किया जाता और बहुत गजब का नाटक होता था और भगत सिंह का पढ़ा भी बहुत था और घर में साहित्य पढ़ने का बहुत वातावरण था। तो इस तरह से चाहे वो लक्ष्मीबाई थी, चाहे सरोजनी नायडू थी, तो इन सबको पढ़ा और कहीं ये लगा कि अपने रास्ते के लिए, अपने देश के लिए कुछ अलग करना है। फिर आपको जब पूरे ही घर में, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपके फादर है, या आपकी दादी है, या आपकी बुआएं हैं, सब लोग ही तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, तो कोई अलग से प्रयास नहीं करने पड़े। जिसको कहते हैं ना, बचपन की एक आपको ट्रेनिंग सी वैसी मिल गई कि हाँ, आपका जीवन 24 घंटे जो आपके हैं उसमें से कुछ ना कुछ समय तो आपको दूसरों के लिए देना ही देना। तो इसलिए कोई अलग से बहुत बड़े प्रयास नहीं करने पड़े और बस वो होता चला गया और फिर वो सब हम करते रहे और घर से हमेशा प्रेरणा ही मिली कि हाँ, आपको करना है। कभी किसी ने ये नहीं करना कहा कि पहले पढ़ो, ये फालतू के कामों में क्यों लगे हुए हो। और मुझे याद आता है कि एक बार जब मैं एमए में थी तो एक के बाद एक दूसरे स्टूडेंट समझने आ रहे थे मेरे से, तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मम्मी, मैं तो क्वेश्चन को रिपीट करके बहुत बार रिपीट हो गया। तो मम्मी कहती बस ठीक है, अब रात को पढ़ना नहीं पड़ेगा, तेरी रिवीजन तो अभी होगी। मतलब कोई ये नहीं कहता था कि टाइम वेस्ट कर रही हो, ये लगता था कि कोई उम्मीद करके आया है तो उसकी मदद करनी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे किसी और क्षेत्र में गाइडेंस देनी है। तो जब मैं यहाँ से एमफिल के बाद जाती थी तो मैं पंजाब की पहली लड़की थी। मेरे से पहले एक ही लड़का एमडी यूनिवर्सिटी में आया था पंजाब से, और लड़की में पहली थी। तो फिर उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को वहां से प्रेरणा देके यहाँ लेके आई और मेरी लेटर जो आती थी उस पर लिखा होता था अंजना पंजाब वाली, और वो चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाती थी। तो ऐसा मुझे यहाँ मिला वातावरण। और उसके बाद फिर इतना इस यूनिवर्सिटी में मान सम्मान कमाया। हॉस्टल में भी जितनी कल्चरल एक्टिविटी होती थी, पहले किसी को बुलाया जाता था, फिर उसके बाद मैंने तैयार करवाना शुरू कर दिया और मैंने मैडम को कहा कि आप चिंता मत करो। तो एक बार हरद्वारी लाल जी ने फंक्शन में आने को पता, बहुत बड़े बड़े लोग आते थे जो हॉस्टल का फंक्शन होता था। तो मैडम ने कहा कि अंजना बस 15 मिनट सबसे बेस्ट आइटम्स दे देना, उसके बाद हरद्वारी लाल जी नहीं बैठेंगे। सबने उनका नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध वो वाइस चांसलर रही है। तो मैं कहा मैडम आप चिंता मत करो, पूरा प्रोग्राम देखेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा और उसके बाद हमारे साथ डिनर भी किया और फिर हमें जाते हुए इनवाइट करके गए कि कल सब लोग मेरी कोठी पे चाय पीने के लिए आओ। तो उसके बावजूद ये हाल था कि हमारे साथ कोई जाने को टीचर तैयार नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद एक पंजाब से लॉ में सरदार टीचर थी हमारी, तो मैंने कहा मैडम अब बस आप मना मत कर। फिर वो हमारे साथ गई और वहाँ हरद्वारी लाल जी ने पूछा, बात करने लगे। तो मैंने अपनी सारी हॉस्टल की प्रॉब्लम्स बताई कि वहाँ वाटर कूलर्स नहीं है, गीजर तक नहीं थे, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। हमारे कॉमन रूम में कोई कुर्सियां नहीं थी, तो ये टीवी नहीं था, तो इस तरह की, और पैसा फंड हमारे पास हॉस्टल का काफी था। तो उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ खरीदो, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब भी ऑफर की थी। तब मैंने लेक्चरशिप की ही, मैं पॉलिटिकल साइंस से कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो कॉमनवेल्थ का करना है, किया है, और मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने वो फॉर्म्स वगैरह भर रखे थे। फिर बाद में वो मैंने किया भी, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि इसका कारण ये नहीं कहूंगी कि परिवार कहीं जकिया नुस्ती था या कुछ और था,
लेकिन हाँ, मेरी मदर ने ये ज़रूर कहा कि बब्बू एक बार शादी कर लो, घर का नाम है ये। लेकिन उसके बाद चाहे तुम चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा समय तुम यूके में रहो और रिसर्च करती रहो और फिर बहुत लेट आओ, तो कई बार फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और वही कहीं कारण था कि मेरे हस्बैंड जो है वो इसी लाइन के, एजुकेशन लाइन के हैं। मेरे परिवार में कोई भी इस लाइन का आदमी नहीं है, और जितने भी घर में मेरी बहनों की ये शादियां हुई और ऑफिसर हैं और कैटेगरी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आईएएस वगैरह हैं। तो लेकिन ये लव मैरिज तो नहीं थी, लेकिन हाँ, ये किसी और के लिए डॉक्टर साहब की बात हुई थी, तो मैंने कहा कि हाँ, लेक्चरर मम्मा ठीक है, क्योंकि कम से कम इसके साथ पे मैं रिसर्च कर सकता। तो एक ये मेरे को पैशन था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि पूरे परिवार में से मैं पहली लड़की हूँ जो नौकरी करती हूँ। फर्स्ट शुरुआत मैंने की थी। जॉब का नहीं था कि पढ़ो जरूर, हायर एजुकेशन लो, लेकिन उसके बाद आप लोग जब जरूरत पड़े तो आप जॉब कर सकते हो। लेकिन मुझे शुरू से ये था कि समाज के लिए कुछ करना है, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, यानी एक शिक्षक बन के आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत खूब आपने कहा कि आप भगत सिंह जी को फॉलो करते थे अपने शुरुआती दौर में, तो समझ आ रहा है जब आपसे मैं मिलता भी हूँ, हम बहुत बड़े मिले भी हुए हैं, तो आप में एक वो बुलंद करके वो जो आवाज उठाने की जो कला है, वो हम सभी आपसे सीखना चाहेंगे, बहुत सारी लड़कियां आपसे सीखना चाहेगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैम। तो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपने एमफिल कर ली, फिर पीएचडी कर ली, फिर आपकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपकी अरेंज मैरिज हुई, तो आपको किस तरह से कभी ऐसा लगा कि जिस तरह का आपने पति की सोच की हो वैसा ना मिला हो, या फिर उससे ज्यादा अच्छा मिल गया हो? कभी ऐसा हुआ? आपके घर में कौन कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। राहुल जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ लड़कियों को उस जमाने में तो बिल्कुल रिश्ते नहीं आते थे, चाहे कितनी पढ़ी होती थी। ये कल्चर था एक हमारी सोसाइटी का। अभी भी कहीं लड़के वालों को चाहे रिश्ता ना आता हो, लेकिन कहेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। अब तो फिर भी कहते, उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं कहते थे कि हमारे को ये दे दो। तो होता क्या था कि लड़की वाले ही जाते थे। तो मैंने पहले कहा है कि कोई और लड़का देखने आए थे यहाँ, तो मेडिकल में था, तो वो नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब को ये कहा कि एक लेक्चरर है मेरी फ्रेंड ने, तो ऐसे गए, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने जो इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो मैंने उनके, वो भी यही प्रोफेसर थे, सब मुझे जानते भी थे, लेकिन ये नहीं जानते थे बाई चांस। तो मैंने उनसे पूछा कि बस एक ही बात है कि कंजूस ना हो और बाकी सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गुजारा नहीं होगा, प्रोफेसर की सैलरी इतनी कम होती है। तो मैंने कहा वो मैं सब देख लूँगी। तो बाई चांस ऐसा है कि मुझे जो मेरे गाइड थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे अपनी वाइफ के लिए, जबकि मेरे गाइड की जो पत्नी है, अभी भी दोनों है, उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो आंटी बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन सर उनका बहुत ध्यान रखते। पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी होते, शाम को 5 बजे घर पहुंच जाते थे और आंटी के साथ चैट करते थे। बाकी उनको बीमारी में और दूसरी चीजों में मैंने देखा। तो मुझे ऐसा एक इम्प्रेशन बन गया था कि जो टीचिंग लाइन के लोग होते हैं वो बहुत, तो शायद एक ये कारण था कि मैंने इस लाइन के आदमी को प्रेफर किया। और मैं कहूँगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर नरेंद्र जो है बहुत कोऑपरेटिव है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये जो सब कर पा रही हूँ, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान। अब तो मेरा बेटा भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है, छोटे से शुरू हो गया था, लेकिन हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया। जब भी मैंने कहा कि मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, या रात को अब जैसे मैं फोन कॉल्स अटेंड करती हूँ, तो वो मुझे प्रोत्साहित ही करते हैं कि हम यहाँ ऐसा क्या कर रहे हैं घर में। अगर किसी की एक समस्या का समाधान हो गया या आपके बात करने से उनको फायदा हो रहा है, तो तुम जरूर। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को बेनिफिट रहा कि वहाँ भी कोई रुकावट नहीं मिली और यहाँ भी रुकावट नहीं। बहुत खूब मैम। यूजुअली कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये कहे कि हम हर सक्सेसफुल आदमी के साथ एक औरत का हाथ होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों औरतें पीछे रहे? तो आप उसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। दोनों ने खूब एक दूसरे को सपोर्ट किया और आज दोनों एक अच्छे मुकाम पर है। आप सभी, आपके बच्चों के बारे में मैम थोड़ा सा जानना। मेरा एक बेटा है, उसका नाम दीपांकर है, घर में हम उसको नन्नू कहते हैं। उसने एमबीए किया और कॉमर्स में एमकॉम भी किया, फिर पीएचडी की है, नेट जेआरएफ भी क्लियर किया है।
और शुरू में उसने जॉब की रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में, पर अब उसने फिर जॉब छोड़ दी, यूके चला गया था, वहां उसने ट्रेनिंग भी की और उसी को वहीं पे वो करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं एग्रीकल्चर खेती करूंगा। अब वो पर्मा कल्चर एक काफी खेती की एडवांस फॉर्म है, जिसको हम कहेंगे कि जिसमें आपको एक बार सब पौधे और सब कुछ लगा देना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। किसान के लिए और जमीन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए वो खेती जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो उस तरफ लगा हुआ है आजकल। और किसानों को और दूसरे लोगों को वो बताता रहता है कि ऐसे करें ऐसे करें। हैदराबाद और हरदा जो भी इंडिया की फेमस जगहें हैं, कुछ गोवा के जंगलों में ऐसी खेती हो रही है, तो वहाँ वो सब जगह काफी काफी देर रह के आया है और अब भी ऐसी ही जगह गया हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे जिनके पास खेत होते हैं पंजाब साइड, हरियाणा साइड में, खेती केला कुला बेच के अपना बाहर निकल जाते हैं, पर अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बाहर की इतनी अच्छी जॉब छोड़ के किसानी के साथ, खेती के साथ आपके बेटे जुड़े हैं, तो अपने आप में एक सल्यूट है उनको। और ऐसी माँ को सल्यूट है जिन्होंने उनकी ये परवरिश की। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमने आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी बात की है और आपके लिए एक सरप्राइज भी है इस इंटरव्यू में। एक स्टूडेंट का आपके लिए मैसेज है, वो आपको सुनवाना चाहेंगे हम। आपके साथ आप उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे और वो आपको सुनाना चाहेंगे मैम। तो मैं रिक्वेस्ट सरप्राइज है ये तो मेरे लिए। हाँ जी, तो रिक्वेस्ट करूंगा अर्जुन से, प्लीज वो वीडियो चालू कीजिए। मैं आज आपको हमारी एचओडी मैम के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अंजना गर्ग हमारी एचओडी मैम रह चुकी हैं। उनका नेचर इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके मोटिवेशन से हम अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तथा मैम हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो हमें इतना सपोर्ट करती हैं कि उनकी वजह से मैं कविता वाचन में आगे जा पाया हूँ। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैं कविता बनाने लगा। और जैसे कहा जाता है कि समुद्र और गुरु में बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है, परंतु उनमें इतना ही अंतर होता है कि गुरु हमें तार देते हैं और समुद्र हमें डुबा देता है। इसलिए हमारी एचओडी मैम भी इसी प्रकार की हैं कि उनके मोटिव से हम अपने कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं अपनी मैम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं पोइट्री लिखने लगा था और उनकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही मोटिव होते हैं और अपने काम को करने के लिए, जो कि स्टडी से रिलेटेड हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, सभी में पारंगत होते हैं। मैम वुमेन हेल्थ के लिए भी कुछ काम करती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। लगा मैम आपको ये सरप्राइज हमारा? बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा लगा। सच में बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको मैम बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक ऐसा लड़का नहीं है, कहीं ऐसे विद्यार्थी, कहीं ऐसी लड़कियां जो आपसे प्रेरित होती है, जो आपको हर रोज सल्यूट करती है आपके कामों के लिए, और आज वो अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रही है आपसे प्रेरित होके। सो उसके लिए भी आपको मैम दिल से सल्यूट है। थैंक यू सो मच, आप सोसाइटी के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं शुक्रिया करती हूँ इन बच्चों का कि ये मेरी जिंदगी में आए और इसलिए मुझे मौका मिला। और मैं बताऊं राहुल जी, जब भी ये बच्चों को कहीं भी कुछ भी कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 22 घंटे में पूरा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया था। कुछ लेबर लूबर भी बुलाई, लेकिन वो इतना काम कर ही नहीं पा रहे थे, उठा ही नहीं पा रहे थे। हमारे बच्चों ने ऐसे पहले दिन हमने क्लासेस इधर लगाई और अगले दिन फिर वहां जाके क्लासेस लगा ली। बहुत सारे लोगों ने हमें चैलेंज किया कि ये तो एक महीना भी शिफ्ट नहीं होगा। तो ये मेरे स्टूडेंट ही है, ये बच्चे ही हैं जिनके भरोसे ये सब काम होते हैं। बहुत डेडिकेशन है, बहुत प्यार करते हैं अपने डिपार्टमेंट को और उनके लिए आधी रात को भी आने को तैयार करते हैं। और छोटे स्टूडेंट की बड़े बच्चे बहुत मदद करते हैं। ये सब गुण इन बच्चों में है, तो हम तो सिर्फ प्रेरणा ही देते हैं। बहुत खुशी होती होगी आपको मैम, जब आप देखते होगे कि आज आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स एक अच्छे मुकाम पर है और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकाम से ज्यादा राहुल जी, मुझे ये अच्छा लगता है कि जब भी कहीं कोई सामाजिक कार्य होना होता है और इन बच्चों को कोई मैसेज करो, तो ये उसी समय तैयार हो जाते हैं। जैसे कोरोना का पीरियड था, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये कहा कि आपके आसपास जितने भी बुजुर्ग हैं, खासकर वो बुजुर्ग जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, तो आपने क्या करना है। उस समय कोई किसी के घर नहीं जाता था या ऐसे एंट्री मुश्किल होती थी, तो मैं कहती थी फोन पे बात करो उनसे, रोज ये पूछे, तो उनका मन बदल जाएगा, क्योंकि बड़े घबराए हुए हैं वो।
और दूसरा उनको ये पूछिए आपको क्या चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए तो लेके उनकी दीवार पे रखा। और दूसरी बात ये कि हो सकता है उनकी तबीयत आज ठीक ना हो तो आपको उनको खाने की मदद करनी है। बस एक छोटे टिफिन में आपने कुछ फुल्के और सब्जी डाल के उनको दे आनी है और कहना आंटी मैंने दीवार पे रख दिया और उठा लो। और इसमें बच्चों ने बहुत सहयोग किया, बहुत सारे बच्चों ने मास्क बांटे, खुद लड़कियों ने हाथों से बनाकर बहुत सारा कपड़ा मंगवाकर बनाए। नेहा गुप्ता है एक बच्ची, बहुत उसने काम किया मास्क बांटने में, बनाने में। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब हमारे पास हैं तो काम करना क्या मुश्किल है, जी काम होता ही बच्चों के कारण जी, बहुत खूब मैम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मैम। देखिए, आज बहुत सारे समाज में ऐसी क्रुएलिटीज है जहाँ पे काम करने की जरूरत है। बाहर उठा के देखिए, हर अखबार में आपको 3 4 5 घटनाएं ऐसी मिल जाएगी जहाँ लिखा होगा कि आज इतने साल की लड़की के साथ रेप हुआ या इतने साल की महिला के साथ रेप हुआ। कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस के ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत सारी योजनाएं इसके ऊपर सरकार ने चला रखी है, बहुत सारी फंडिंग इसके ऊपर रिलीज कर दी है सरकार। लेकिन जब आप आंकड़े के ऊपर बात करते हैं तो आंकड़े फिर वहीं के वहीं हैं, फिर वैसे की वैसी केस आते हैं हमारे सामने। तो कल को आप भी, आपके एक लड़के हैं, आप भी कल को सास बनेंगे, तो आप किस तरह की एक्सपेक्ट करेंगे अपने लड़के से कि वो अपनी वाइफ के साथ कैसे रहे? ये मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली ना उसको अलग से मुझे लगता है ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने घर में देखा कि डॉक्टर साहब और मैं दोनों ही मिलके काम करते हैं। वैसे ही ऐसा था कि जॉब बड़े कंफर्टेबल तरीके से की है, हमेशा फुल टाइम हेल्प रखी घर में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा था कि कई बार डॉक्टर साहब से तो पूछता था कि तुम्हें चाय बनानी आती है, कुछ बनाना, तो डॉक्टर साहब कहते थे अंजना को नौकरी करनी आती है तो मुझे ये क्यों नहीं करना आएगा। अगर औरत बाहर निकल के नौकरी कर रही है तो हमने चूल्हा चौका क्यों नहीं करना। तो इसलिए वो उसने बचपन से घर में देखा है कि बिल्कुल इक्वालिटी है, जिसके लिए लक्ष्मी फाउंडेशन काम कर रही है वो सारा वातावरण मेरे घर में है। तो कभी ये दिक्कत मुझे लगता नहीं कि उसको आएगी। फिर कोरोना के दौरान भी बिल्कुल कोई हेल्प नहीं रखी, मैं तो अभी भी बहुत कम हेल्प ले रही हूँ। और उसका कारण यही था कि परिवार को चलो हम कम से कम ये तो करें बचाएं, जबकि थोड़ा काम नहीं ऐसे इतना किया था, आता सब कुछ है। उसके बावजूद बच्चे ने सारा काम साथ में करवाया और ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि कल को जब शादी करेगा तो अपने पार्टनर को फुल हेल्प कर, पूरा काम को कोऑपरेट, मतलब कोऑपरेट नहीं करेगा, वो एक जिम्मेवारी समझेगा कि ये दोनों का काम है। ये कहना कि लड़की को कोऑपरेट करना ये एक तरह से ये भी गुनाह है, राइट इक्वालिटी का यहाँ भी हनन है। हम ऐसी बात जब करते हैं कि हस्बैंड कोऑपरेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी तो औरत की है, पूरा घर संभालने की, खाना बनाने की, कपड़े बर्तन सब कुछ, लेकिन हाँ वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा नहीं है, सारा काम सबका है, अगर वो वर्किंग है तब भी, अगर नॉन वर्किंग है तब भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिमार्केशन होना चाहिए हो कि यहाँ ये काम तो औरत के और ये काम जो है पुरुष के। दोनों ही मिलके, अब औरत सिलेंडर भी ले आती है और गाड़ी चला के पेट्रोल भी भरवा लाती है, सारे काम तो कर रही है। और अगर नहीं कर रही तो सिखाओ उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसमें आत्मविश्वास पैदा करें कि आप भी ये कर सकती है। डांटो नहीं कि नहीं तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे पति ऐसा करते हैं, फिर उनको मैं समझाती हूँ कि आप पहले ही उनके अंदर की भावना भर देते हैं। जब हम इस तरह की बात करेंगे तो वो कभी भी आत्मविश्वास उसमें नहीं आएगा, वो नहीं कर पाएगी। लेकिन बस थोड़ा सा उसको ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई में कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपके अंदर आत्मविश्वास हो और दूसरा आपके अंदर काम करने का जज्बा है, तो आप हर काम कर सकते हैं। बाकी हम आपके पीछे हैं, आप चलो, तो बस औरत तो सब कुछ कर लेगी। तो मुझे लगता है कि औरत को ये कहना कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, उसको ये कहे कि मैं हम सब मिलकर करना था। बहुत सही बात आपने की। और कभी भी हमें ऐसा लगता है, हमारा ये मानना है कि कभी भी काम को जेंडर से नहीं देखना चाहिए। अब आप देखिए, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे आदमी, पुरुष, जो कि बहुत बड़े बड़े शेफ है, हमारे देश के जो सबसे बड़े शेफ है वो भी पुरुष है। देखिए टेलर जो होते हैं, लेडीज टेलर, वो भी पुरुष होते हैं। आप देखिए महिलाएं जहाज भी चला रही है, रेलवे चला रही है। तो ऐसे कभी भी कामों को जेंडर के बेस पे आप नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। बहुत खूब आपने कहा, बहुत बढ़िया मैसेज दिया मैम आपने। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं मैम। आप जिस तरह से आपका शुरुआती दौर से आप एक्टिव रहे थे, आपके पास कई बच्चियां, कई लड़कियां आपके पास शिक्षा के लिए आती होगी, तो कभी उन्होंने आपसे शेयर किया हो
कि हमारे साथ आज ये दिक्कत हुई है, या आपको कभी फील हुआ हो कि यहाँ पे लड़कियों के लिए और काम करने की जरूरत है, तो उसके बारे में कुछ ये तो चीजें रोज शेयर कीजिए। रोज की बात है और एक दिन में कई कई घटनाएं मेरे साथ शेयर करते हैं बच्चे। और जब मैं डिपार्टमेंट में थी, जैसे जब कॉलेज में थी तब भी ऐसा था कि लगातार ऐसा होता कि क्लास के बाद तो बच्चों ने बात करनी करनी, कोई ना कोई बच्चा मेरे पास आता था। और इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट में आ गई तो यहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा। और फिर ये भी मैंने शुरू से बच्चों को कहा हुआ है, जब से मैं नौकरी में आई हूँ, कि जैसे एग्जाम होते थे तो मैं कहती थी 9 बजे तक तो मैं तुम्हें जानती हूँ, उसके बाद मैं नहीं जानती थी। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ कि नकल नहीं मारने देती थी। और उसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा हुआ था कि गांव से चल के आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया आप फोन पे मेरे से समझ लोगे, अगर गांव से चल के आओगे तो आपका 100 रुपया तो किराया लगेगा और सबसे बड़ा पूरा दिन खराब होता है। जितनी देर में आप बहुत सारी तैयारी कर सकते हो। तो छोटी छोटी उनकी प्रॉब्लम्स होती है। मैं कहती थी एक डायरी में एक तरफ लिखते चले जाओ, रात को एक बार फोन करो और तुम्हारे सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व कर। तो इस तरह से लड़कियों की जहाँ तक बात है, उनकी घरेलू समस्याएं बहुत है। शादीशुदा लड़कियों की ससुराल की प्रॉब्लम्स बहुत है। कई लड़कियों को कई तरह के यूज किया गया या कई तरह किस तरह से प्रॉब्लम्स भी आई, तो उनको भी गाइड किया। उनको ये कहा कि बेटर होगा कि अब आप शादी कर लो और ये स्थान ये जगह छोड़ दो और उसके बाद वहां जाके पढ़ाई को जारी रखना। बहुत तरह की समस्याएं हैं मेरे देश की लड़कियों की, जिनको वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकती। जहां उन्हें लगता है कि यहाँ अगर मैंने बात कर दी तो एक तो कहीं जाएगी नहीं, दूसरा मुझे यहाँ से एक रास्ता सा कोई दिखा देगा, मुझे ये बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। तो वो सब बच्चियां इसलिए शेयर कर लेती है। इवन कई तरह की लड़कों को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। कई बच्चों को शादीशुदा जीवन में मदर की इंटरफेरेंस या ससुराल की या किसी भी तरह की इंटरफेरेंस के कारण प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको भी सॉर्ट आउट किया है। तो लेकिन लड़कियों की समस्याओं तो अनगिनत है। उनका तो कोई मतलब काउंट ही नहीं कर सकते ना कि रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जी जी। और मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि अंजना गर्ग मैडम जिस यूनिवर्सिटी में रहे हैं, कितने साल उन्होंने बताए हैं, तो अपने आप में इन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिखाया है कि इन्होंने आसपास के जितने भी गांव थे इन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे, और वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी उनकी रेगुलर काउंसलिंग करती है मैडम। उनको रोज रात को 2 से 3 घंटे उनको फोन कॉल पे उनकी काउंसलिंग करती है और उनको समझाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे एक देश में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस खोल दी गई, एक मंत्री बिठा दिया गया कि जिनके पास कोई नहीं है वो हमसे बात कीजिए। तो इंडिया जैसे देश में जहाँ 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वहाँ पे मैम अपने लेवल पे ऐसी महिलाओं की समस्या सुन रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें ये मानना है, हमारा ये मानना है कि किसी का अगर दर्द, किसी की अगर परेशानी अगर आप सुन लेते हैं तो आधी परेशानी तो वहीं पे उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी के पास भी किसी के लिए समय नहीं होता। तो मैम आपको दिल से सल्यूट है एक बारी फिर से। दूसरा राहुल जी, मैं ये कहूँगी कि हमने यूनिवर्सिटी में 5 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें भी मैं जाती थी। लेकिन ऐसा कि उनको अडॉप्ट ना करके जो यूनिवर्सिटी में 5 किए वो तो है, उसके अलावा हम बहुत सारे गांव में जाते हैं और जाते थे। अब कोरोना के बाद हम नहीं गए, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम काफी किए, जैसा आपने ही करवाया था सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, या उसके बाद भी बहुत सारे। और जहाँ तक रात को फोन कॉल्स की बात है, उसमें लड़के भी फोन करते हैं, मेल्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो महिलाओं के लिए, बहुत सारे लड़कों की समस्याएं होती हैं। वर्कशॉप्स में मैं जाती हूँ या और भी कहीं सेमिनार या किसी में जाती हूँ, ऑनलाइन सेमिनार करती हूँ, तो उसमें मैं फोन नंबर अपना देती हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँ, जब मैंने शुरू में फोन नंबर देना शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत गलत कर रही है, कभी ये मेरे को अपना फोन नंबर नहीं देना चाहिए, बहुत मिसयूज होगा, तुम्हें उल्टे सीधे फोन आएंगे, लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस में या एक भावना अच्छी थी, तो आज तक मेरे को कभी भी कोई गलत फोन कभी नहीं। और इसलिए हमेशा ही लोगों ने जब भी बात की रिस्पेक्टफुली की। आगे का मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक जो मुझे एक डर सा कई लोगों ने दिखाया था, या कई लोगों ने मुझे ये भी कहा था, जब मैंने शुरू में एक बार कहा था कि मैं गांव में काम करना चाहती हूँ, गांव में जाऊँगी, तो शुरू से गांव की समस्याओं से अपने परिवार से जुड़ी थी। लेकिन बीच में एक कहूँगी थोड़ा गैप आ गया था, या हरियाणा के गाँव
को मैं इतना समझती नहीं थी, समझने की पहले कोशिश की, तो मुझे ये कहा गया कि आपको हरियाणवी नहीं आती, आपको कोई नहीं सुनेगा, और गाँव के यहाँ लोगों में खराब हो गया और वो तो बिल्कुल नहीं सुनते किसी को। लेकिन राहुल जी, आपने तो मेरे साथ प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं, लोग सुनते भी हैं और एप्रिशिएट भी करते हैं, और आपने ये देखा है कि हमारा समय खत्म हो जाता है, लोग पीछे आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते, और जैसे ही हम घर आते हैं तो उनके फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके फिर ये कहते हैं कि जी ओहो, मैं आपके वर्कशॉप में नहीं आ पाया, मुझे वहाँ खेत में काम था या मैं बाहर गया हुआ था। या फिर आस-पास के गाँव वाले फ़ोन करके कहते हैं कि मैडम आप बार-बार निदाना नहीं आते हो, हमारे गाँव में क्यों नहीं आते, आप अगली बार वहाँ आना। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मुझे वो दिन याद आता है जब कई लोगों ने कहा था कि आपको कोई नहीं सुनेगा। एक्चुअली हमें सुनाना भी नहीं, हमें कोई नंबर भी नहीं लेने, हमें तो बस एक माध्यम बनना है, जो आप कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी तक खोलनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी। कारण ये है कि हम ना अब इवन अपने परिवार के लोगों को सुनने को तैयार हैं। क्योंकि बच्चा अगर थोड़ी सी लंबी बात करता है तो उसको ही माँ दबक देती है, डाँट देती है कि बस बस शॉर्ट में बात करनी सीखिए, कम कम शब्दों में बता, क्या कहना, आप आराम से सुनना सीखें। आप, मैंने भी ये देखा है कि आप किसी को सुन लीजिए, 70%, 50% नहीं है, 70% कहती है वो प्रॉब्लम हल हो जाती है, और अगले दिन फिर उससे बात कर लीजिए, और उसके बाद वो इतना आपको हल्का मिलेगा, वो कहेगा हाँ मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है, बिल्कुल मैं हल कर लूँगा या कर लूँगी, मैं देख रही हूँ, मैं इस दिशा में जा रही हूँ। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहती कि 100% सारी समस्याएं हल हो जाती है, पर बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इसलिए हमें लोगों को समय देना चाहिए, और हमारे पास 24 घंटे हैं, उस समय तो हम समाज को दे ही सकते हैं। जी, बहुत खूब। कभी मैम आपको ऐसा लगा हो कि कोई रिग्रेट हो जिंदगी में आपका, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये फैसला मैंने गलत ले लिया, ये मुझे फैसला नहीं लेना चाहिए था, कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ? नहीं, ये मैं इसका उल्टा बताऊंगी कि शुरू में जैसे टॉपर रहती थी हमेशा, 10th में भी ऐसा हुआ, डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आई तो मेडिकल ले लिया। मेरी मेरे फूफा जी डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर बनो, इतनी इंटेलिजेंट हो, ऐसा। लेकिन जब मैं मेडिकल में गई उस कॉलेज में, तो एक तो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे, फिर वो शुरू से ही वही सोशल प्रॉब्लम्स, घर का वातावरण भी ऐसा था, इस कमरे में कोई बैठा है, उस कमरे में बैठा है, पापा बात सुन रहे हैं, मम्मी बात सुन रही है किसी की, शायद ये कारण था। दूसरा बीच में ये भी कारण था कि कॉलेज बहुत दूर चला गया था, तो उसमें मतलब मुझे शाम को आते आते देर होती, उसके बावजूद भी फैमिली सपोर्ट पूरी थी। तीसरी बात क्या हुई कि एक मेरी रिश्तेदार के यहाँ डिलीवरी हुई, और मैं अपनी मदर के साथ उस हॉस्पिटल में गई, तो एक औरत की हालत बहुत खराब थी, वो बिल्कुल जमीन पे बैठी और पूरे खून से लथपथ, पूरी चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। और मैं वहां से भाग आई और मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम मुझे घर ले चलो। मम्मी की भी मैंने इंतजार नहीं किया, और घर आके मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मैं तो कभी डॉक्टर नहीं बनूंगी, ये तो बहुत अजीब प्रोफेशन है, और मैं तो ये सब देख नहीं सकती और नहीं कर सकती। तो फिर मदर फादर से भी बात हुई, और उसके बाद मैंने मेडिकल छोड़ के आर्ट्स लिया, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और मैथमेटिक्स रखा। तो ये मुझे अब कहीं जाके अच्छा लग रहा है, मैं आपको सच बताऊं। वैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में भी बहुत समाज सेवा है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इस प्रोफेशन में आने से हर साल आपके पास 200-300 नए बच्चे डिपार्टमेंट में, 100 जितने भी आते हैं, तो एक हर साल आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन का एक चेन बनती है इसके माध्यम से, और जी, आप उनको उनके माध्यम से समाज सेवा, उस गांव तक मैसेज और ये सब करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुझे खुशी है कि वो लाइन पे बदल के इसमें टीचिंग में आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब मैम। वही है कि कभी भी कोई भी फैसला लो तो बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और लेते जाइए बस। और आखिरी सेकंड लास्ट आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अब इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप रहे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपने बदली, अब आप रिटायर हो चुके हैं, घर बैठ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अपना सोशल सर्विस पे टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो अब आगे के क्या प्लान है मैम? या अपनी सोशल सर्विस यूं ही कंटिन्यू करते रहेंगे, या और कुछ प्लान है आपके आगे के? एक्चुअली बात मैं कहूँ राहुल जी, कई बार मुझे ये लगता है कि मैं शायद पहले और रिटायर हो जाती, बहुत देर नौकरी कर ली थी, लेकिन तब एक वहाँ जुनून था कि कुछ करना है उसके लिए। और मुझे लगता ही नहीं कि एक्चुअली मैं एक टीचिंग छोड़ी है। टीचिंग भी ऐसी जो रेगुलर क्लास वाली थी, बाकी लगातार सेमिनार क्लास ये ऐसे चलता रहता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बार भी कोई कार्यक्रम हो जाते हैं, और इसलिए व्यस्तता तो है, लेकिन हाँ, एंजॉय इसलिए कर रही हूँ इस लाइफ को कि अपनी मर्जी के काम कर,
जहाँ मेरा मन नहीं होता उस काम के लिए मैं मना कर देती हूँ। अभी जैसे बाहर जाना नहीं शुरू किया, अभी एक इंस्पेक्शन करके आई हूँ नेक की सूरत, अदरवाइज जब से कोरोना हुआ था तो मैं बाहर नहीं गई, तो सभी काम ऑनलाइन कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि बंधन कोई नहीं रहा, अपने मन के मुताबिक काम कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि दूसरे लोगों को, स्टूडेंट को, कोई गांव की औरतें काम के लिए आती हैं कि मैं क्या काम करूँ। जैसे अभी अभी एक कल परसों एक लड़की का केस हुआ है कि ससुराल में प्रॉब्लम हुई, उसको यहाँ हमारी ही स्टूडेंट है, तो उसने कहा कि उसको नौकरी मेरे को दिलवा दो, तो नौकरी पॉसिबल नहीं है अभी, उसकी डिग्री वगैरह की कंप्लीट मिली। और दूसरा आपको जॉब्स का पता है कि तो सरकारी में तो क्या मिली है, प्राइवेट में भी नहीं मिली। तो उसको एक दो काम सुजेस्ट किए कि मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर का सिखा देती, तो कहीं नहीं, फादर ये काम नहीं करने देंगे, कोई शॉप करवा देती, कहती नहीं करने देंगे। तो उसको फिर मैंने पैसों की भी दिक्कत आ रही थी। तो दूसरी बात ये है, चलो फंड तो हम करते, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि एक ऐसा काम बताती हूँ कि जो तुम फ्री में कर सकती हो। तो उसको मैंने कहा कि एक बिटिया तुम्हारी है, अब तुम अपने ही घर के कमरे में जो आसपास की आंटियां नौकरी पे जाती हैं उनके बच्चों को रखना शुरू करो। और नाउ शी इज रेडी। और आप जिसको खर्च कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसा बहुत सारी और महिलाओं ने भी किया। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे मैंने एक प्रोजेक्ट भी यूजीसी का इसी पे उद्यमिता पे किया था, एंटरप्रेन्योरशिप पे किया था। और अब भी यही करती हूँ, कहीं सफर पे निकलती हूँ, कहीं भी ऐसे नहीं बैठती, चाहे वो चाय की दुकान पे हूँ या रेस्टोरेंट में कोई बच्चा सर्व कर रहा है, या किसी बड़े होटल में भी अगर वो बच्चा रूम सर्विस और उसके, तो उससे पूछती क्या करते हो, क्या क्या डिग्रियां हैं, क्या करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ उनको गाइड ही करते हैं। अगर बहुत कम सैलरी है तो उनको मैं कहती हूँ इससे अच्छा अपना काम करो, किसी और एक दो को एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, शायद मैंने आपको पहले भी ये बात सुनाई थी, और मैं फिर दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि एक जगह ऐसे ही एक कोठे पे हम चाय पीने के लिए रुके, सर्दी का मौसम था, तो उसने जब तक चाय बना रहा था तो एक महिला मेरे बराबर में बैठी थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप कौन है, तो कहने लगी मैं इसकी पत्नी हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करते हो, उस दिन इतवार का दिन था। तो कहने लगी मैं एक स्कूल में जाती हूँ, सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे वापस आती हूँ, सफाई पोछा फाइलें इधर उधर पकड़ाना ये सब काम करती हूँ। तो मैंने कहा कितने पैसे मिलते हैं, कहने लगी 2000। तो मैंने कहा सैलरी तो बहुत कम है। तो कहने लगी, मैंने कहा ये बच्चा जो गिलास धो रहा है, कहती ये मेरा लड़का है। तो मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो कहने लगी जी स्कूल से उठा लिया, क्योंकि फिर गिलास वगैरह कौन धोए, चाय कौन दे। तो मैंने कहा और बच्चा क्या, कहती है एक लड़की है, उसको भी स्कूल से उठा लिया, क्योंकि फिर वो घर में खाना बनाती है, कपड़े धोती है। तो उसको मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा काम बता दूं तो तुम क्या ये बच्चों को दोनों को स्कूल भेजना शुरू कर दोगी। कहने लगी जी मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि आप ना पौधे गमले बनाने शुरू कर दो। तो उसने कहा कि गमले कौन खरीदेगा। तो मैंने कहा ये जो गाड़ियों वाले रुक रहे हैं ना चाय पीने के लिए, यही खरीदेंगे। तो कहने लगी क्या गमला बना सकती हूँ मैं। मैंने कहा कि सबसे पहले तुलसी के गमले बनाने शुरू कर दो, तुलसी पूजनी है, हर कोई खरीदता है, तो वो तो आपके बिकेंगे ही बिकेंगे। और मैंने उसको कहा कि अगर आपके पास इतने भी पैसे ना हो गमले खरीदने के, तो वो मैं आपको देती हूँ। कहने लगी नहीं इतने तो मेरे पास है। तो वो साही महिला की राहुल जी, उसने ये काम कर लिया और अब उसकी बहुत बड़ी नर्सरी है, दोनों बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, यही उससे प्रॉमिस किया था। तो हम सबका ये दायित्व है, जो भी हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उन सबको, उन लोगों को गाइड करना है, और ऐसे देखते देखते सभी लोग काम लग जाएंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। तो ये ड्यूटीज अगर हम अध्यापक भी सब समझ लें, और जितने भी देश के जागरूक नागरिक हैं वो बस इतना ही करने चाहे, तो हम बैठे कुछ क्रिटिसाइज करते रहे, सरकार को गालियां देते रहे, उसको देते रहे, उसने ये नहीं किया। चाहे हम दूसरे से उसकी समस्या पूछ के उसका कोई छोटा मोटा सामान, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो जरूर कर लेगा। बाद में फोन कॉल करके भी आप उसको पूछ सकते हो कि आपको समझ आया, आप कुछ कर रही है, तो डेफिनेटली उनको उत्साह मिलता है। ऐसे आपने देखा गाँव में भी जब हम जाते हैं तो महिलाओं को हम काम करना बताते हैं, आपने देखा कितने डेकोरेशन पीस हो सुंदर, अब वो दिल्ली वगैरह कई महिलाओं ने सफाई करने की शुरू कर दी। बस यही हम सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत खूब कहा। जिस तरह आप देखिए, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, तो साथ साथ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती है। तो हमें अपनी ड्यूटीज को भी नहीं भूलना चाहिए, और हम सभी का एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें, जो कोई परेशानी में है उसकी मदद करें, अवेयरनेस फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों पे। तो हमें पता लगा मैम कि आप बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, तो कोई आपकी ऐसी फेमस यादगार कोई कविता आप दर्शकों को अगर सुनाना चाहे, छोटी सी कोई कविता। मैं वैसे आपको बता देती हूँ, मैं लघु कथाएं ज्यादा लिखती हूँ, और लघु कथाओं की वैसे तो जब स्टूडेंट थी तब भी लिखती थी,
और कुछ छोटे मोटे मैगजीन्स वगैरह में, छोटे मोटे सरिता वगैरह में भी इवन छपा, लेकिन रेगुलर राइटर नहीं थी। कॉलेज के मैगजीन में लिखती थी और फिर जब नौकरी करने लगी तो वहाँ जो कॉलेज का मैगजीन वगैरह था उसमें भी लिखती थी। इसके अलावा राहुल जी फिर ऐसा हुआ कि यात्रा जो शुरू हुई, एक थोड़ी गति जिसने पकड़ी, वो 2004 के बाद की बात है। लिखा हुआ तो काफी रखा था, लेकिन फिर मैंने उसको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भेजना शुरू किया। तो ये दैनिक जागरण में एक सांझी आता था और उसमें फिर लघु कथाएं छपनी शुरू हुई। और भास्कर का एक सेकंड पेज होता था जो पानीपत से पब्लिश होता था, उसमें फिर बहुत सारे आर्टिकल छपने शुरू हुए। तो इस तरह से ये कारवां चलता रहा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस तरह के बहुत सारे मैं पम्फलेट छपवा लेती हूँ जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं। जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है, इसमें सारी कहानियां यहाँ स्वच्छता के ऊपर है। और इसी तरह से दूसरी ये सहारा है जिसमें बुजुर्गों के ऊपर और दूसरे लोग किस तरह के कार्य कर सकते हैं, आत्म संतुष्टि कैसे मिल सकती है, सच्ची भक्ति क्या है, इस तरह की बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं। इसके अलावा 2 बुक्स जो हैं वो भी ये आ चुकी हैं। अमलदास के फूल है, ये पहले आई थी, इसको हरियाणा साहित्य ने भी चयन किया था, उनके उसमें ही प्रोत्साहन से ये पब्लिश हुई। और इसके अलावा अभी ये मोमबत्ती का क्रंदन, ये भी एक आई है पुस्तक। और भी ज्यादा पुस्तकें मैं छपवाने में नहीं किया वो कोशिश, हमेशा लिखती ही चली गई, कई मैगजीन्स में रेगुलर कॉलमनिस्ट भी रही। कोई मैम आपके फिलहाल बातों के दौरान कोई आपके ध्यान में आ रही हो ऐसी कोई आपकी लघु कथा या कोई कविता जो आप दर्शकों को सुनाना चाहे, छोटी सी? हाँ, एक मैं लघु कथा सुनाना चाहूंगी जो बहुत पहले लिखी थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। उसका कारण क्या है राहुल जी कि हम ना अक्सर बात करते हैं महिलाओं ने बहुत तरक्की कर ली, महिलाएं बहुत पढ़ रही हैं, या यूनिवर्सिटी में भी हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, या लड़के मुझे अक्सर कहते हैं कि मैडम आपको नहीं पता आप लड़कियां क्या करती हैं, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। लेकिन कहीं अगर आप गहराई में जाएंगे, या मैं ये नहीं कहती कुछ बच्चियां ऐसी हुई हैं, उसका कारण क्या, जब बहुत दबाया जाता है ना तो फिर उनको लगता है कि अब हम देखते हैं, चाहे इसको बदले की भावना कह लो, या इनको ये कहते हैं कि भी अच्छा क्या सारी उम्र हमने ही दबना है। तो उन बच्चों को मैं समझाती हूँ कि बेटा हमने अपनी जो अधिकार मिले उनका मिसयूज नहीं करना, चाहे वो दहेज का अधिकार है, चाहे कोई दूसरे अधिकार है, या फिजिकल या कोई टीजिंग का है, तो उनका कभी भी मिसयूज मत करो। और उससे समाज फिर अव्यवस्थित हो जाएगा, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस क्यों बिगड़ेगा, उसका कारण ये रहेगा कि फिर लड़कियों को अगर अधिकार ज्यादा मिल गया और लड़के जो पुरुष हैं उनके लिए हमें फिर मेल्स डे मनाने पड़ेंगे। तो ना तो मेल डे मनाना पड़े ना फीमेल डे मनाना पड़े। उससे क्या हो जाएगा कि बस एक साफ सुथरा जीवन हो, और उसमें क्या होगा कि महिलाएं भी और पुरुष भी जो है वो बराबर बनकर रहेंगे। तो ये एक मेरा मैसेज है, और उसके माध्यम से मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जो ज्यादातर घटनाएं अभी भी घट रही हैं और वैसा ही हो रहा है। इस कहानी में अब आप सुनेंगे तो ही पता लग जाएगा कि व्यवस्थाएं क्या है। कि यूनिवर्सिटी की कहानी है, यूनिवर्सिटी की बच्ची की कहानी है कि अभी भी, और वो सारी प्रॉब्लम्स बच्चियां मेरे पास लाती हैं और वो इसीलिए सामने आ जाती हैं, और उसी टाइम फिर मुझे एक कहानी का रूप, लघु कथा का रूप में इसको दे देती हैं। जी। तो लघु कथा का शीर्षक है सशक्तिकरण। जी। अक्सर चारों खानों में सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कैसा सशक्तिकरण है। उसके तर्क और सुझाव सुनकर सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संध्या ने आज के सेमिनार में महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे थे। जैसे ही मंच से नीचे आई, सभी ने उसकी पीठ थपथपाई, खास तौर पर उसके गाइड ने, जो उसका सुपरवाइजर। वह जल्दी जल्दी अपने पेपर और फाइल समेट कर जाने लगी तो गाइड कहने लगे कि रुको, चाय के समय तो मौका मिलता है सबसे मिलने और डिस्कशन करने का। चाय के समय भी सब उसके द्वारा महिलाओं को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जा सकता है पर दिए गए सुझावों की तारीफ कर रहे थे, पर उसका ध्यान और मन तो कहीं और ही था। जल्दी से हॉल से निकलकर ऑटो रिक्शा लिया और भगवान को याद करने लगी कि वो अभी घर न आए, पर हाय ही किस्मत, घर में घुसते ही सुनने को मिला, आ गई, थोड़ा बहुत घर का ध्यान भी रख लिया करो। बंदा थका मांदा आई और कोई चाय का कप पूछने वाला नहीं, बस
बहुत होली है ये सेमिनार सुनना। उस बूढ़े का तो बूढ़े गाइड का उस बूढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। कहता था पीएचडी होते ही नौकरी लग जाएगी। नौकरी तो क्या लगनी थी, इन फालतू के कामों में और फंसाए रखा। संध्या के हाथ तो मशीन की तरह चल रहे थे, पर उसकी जुबान को जैसे सांप सूंघ गया। उसे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही संध्या है जिसके तर्कों और सुझावों ने बड़े बड़े प्रोफेसरों को हिलाकर रख दिया। तो राहुल जी, ये है अभी भी सशक्तिकरण। एक लंबी दौड़ है, अभी दूर जाना है। क्योंकि देखो, कुछ लोगों के सशक्त होने से, मेरे या कुछ और महिलाओं के, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान की महिलाएं सशक्त होती। जब तक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की लास्ट विमेन भी सशक्त नहीं हो जाती, गांधी जी ने भी तो यही कहा था ना, तब तक देश में हम ये थोड़ी कहेंगे कि महिलाओं को राइट टू इक्वालिटी मिल गया, जो जिसके लिए आपकी संस्था लगातार काम कर रही है। तो उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए हमें लगातार समय निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी, इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं, लड़कों को साथ में शामिल करना पड़ेगा, जो आपकी संस्था भी कर रही है। क्योंकि अगर हम लड़कों को ये नहीं समझाएंगे कि राइट टू इक्वालिटी है क्या, या महिला को सम्मान देना, इज्जत देनी है, तो फिर एक व्यक्ति को अगर सिखा भी देंगे तो दूसरा तो उसके साथ मिसबिहेव करेगा। तो हमें लड़कों को भी बराबर ट्रेनिंग देनी है। और दूसरा मैं कहूंगी, जब तक समाज से किसी भी प्रकार की जो गंदगी है, जैसे हम अपना घर साफ करते हैं, वो साफ नहीं होगी तो आप भी तो शांति से नहीं रह सकते ना। कभी वो नंबर हमारी बेटी का भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम पढ़े लिखे तबके को इस तरफ प्रयास करें। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लौटाने का वक्त है और लौटाएंगे। बहुत ही खूब मैम, बहुत ही बढ़िया लघु कथा थी। और सभी दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये लघु कथाओं को और सुनिए और जानिए। मैडम हर आए दिन बहुत ही ऐसी प्रेरणादायक लघु कथाएं लिखती रहती है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आखिरी सवाल मैम आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे, बहुत सारी लड़कियां इस इंटरव्यू को देखेगी, तो जाते जाते हमारे देश की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर लड़कों के लिए कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो जो कि आपको लगता हो कि समाज में आज इसकी बहुत जरूरत है? मैं लड़के और लड़कियों दोनों को ये कहूंगी कि सबसे पहले तो एक धैर्य की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने आपको भी कहा कि जब मेरी शादी हुई तो दो परिवारों का कल्चर बिल्कुल अलग है। पंजाब का आपको पता है कि कल्चर बिल्कुल अलग है, भाषा तो अलग है ही है, बाकी रीति रिवाज और बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, थोड़ा सा कंपैरेटिवली एडवांस थी। हरियाणा का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। मेरी फैमिली वैसे तो दिल्ली में रहती थी ससुराल की, लेकिन वैसे वो हरियाणवी थे। लेकिन धैर्य बनाए रखा और उसके बाद क्या है कि फैमिली लाइफ धीरे धीरे पटरी पे आ जाती है। आजकल के बच्चों में जब शादियां भी करते हैं तो बहुत जल्दी वो बेचैन हो जाते हैं, धैर्य नहीं रखते, बहुत जल्दी शिकायतें करने लग जाते हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी शामिल हैं। तो मैं उन सबको ये कहूंगी कि एक सोच समझ के हर बात को बोलें, सोच समझ के हर कार्य को करें, और उसके बाद अगर किसी एक ने कुछ कह दिया तो उस जगह से हट जाएं, टाल जाएं, और बाद में जब समय ठीक हो तो उस बात के लिए उनको टोकें। अगर परिवार एक सबसे छोटा यूनिट है, अगर वहां सुख शांति होगी तो पूरे देश में सुख शांति होने में देरी नहीं लगेगी। मैं सबको ये कहती हूँ कि देश का बाद में सोचो, पहले घर का सोचो। अगर घर अच्छा हो गया तो परिवार तो अपने आप साथ साथ सारे अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैं सभी लड़के लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हर कार्य को धैर्य से करें, दूसरे से सिर्फ उम्मीद मत करें, खुद भी करें। उम्मीद अगर रखते रहेंगे और खुद अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे, तब भी कभी भी व्यवस्था या परिवार या कुछ भी ठीक ढंग से नहीं चलेगा। बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज दिया मैम। और जैसे कि एक खास वाक्य भी है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद फिर हम अपने समाज में निकले और कम्युनिटी में निकले, ताकि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ता चला जाए। तो इसी के साथ मैम अंत में बस मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि पूरी विजयलक्ष्मी फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने कीमती समय दिया अपना और कुछ ऐसी बातें आपने हमें बताई जो कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, उन्हें वहाँ से सीख मिल सकती है। और अंत में बस जाते जाते
आपको मैं नमन करता हूँ मैम आपके कार्यों के लिए, और आशा करता हूँ कि हाँ और आप मिलकर यूं ही समाज के लिए कार्य करते रहेंगे और देश की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय लक्ष्मी फाउंडेशन को, और आप सबको बहुत काम करें और बहुत संस्था आपकी समाज में सुधार करने में योगदान। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।